जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऑफिशियल सिलेबस को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। यानी कि संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन साथियों हम लोग करने वाले हैं। यानी कि जो साथियों टॉपिक आपके दे रखे हैं सिलेबस में, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है, उन सभी टॉपिक का रिवीजन करेंगे, उन सभी टॉपिक को पूरी तरीके से साथियों खत्म करेंगे। मेरा मानना है कि क्लास आपके एग्जाम के लिए एक वरदान साबित होगी। यहाँ पर साथियों जो क्वेश्चन आपके लिए लिए गए हैं, मेरा मानना है अगर इन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से अपने मनोमस्तिष्क में बिठा लेते हो तो कोई माइकलाल नहीं है साथियों जो आपको एग्जाम को क्रैक करने से रोक डाले। तो कुल मिला के साथियों बहुत तेजी के साथ सबसे पहले यहाँ पर हिंदी के जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं साथियों, टॉप लेवल के 37 क्वेश्चन लिए हैं और इसमें से आज का आपका टारगेट होना चाहिए वो 24 क्वेश्चन का होना चाहिए। यानी कि 37 में से 24 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही करना है। उसके बाद 38 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के और उसके बाद रीजनिंग देखेंगे, मैथ देखेंगे। यानी कि सब कुछ साथियों देखेंगे। आपने अगर इस क्लास में एंट्री कर दी है तो ये समझ लीजिए अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। क्लास को छोड़कर आपको कतई भी नहीं जाना है। उसके बाद देखिए पहला सवाल है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है साथियों उनको क्या कहा जाता है। देखिए स्वर जो होते हैं ना, स्वर स्वतंत्र होते हैं। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वो साथियों स्वर कहलाए जाते हैं। उसके बाद देखिए दूध शब्द कैसी संज्ञा है मुझे बताइए। अगर बात करते हैं साथियों दूध की, अगर बात करें तो ये एक द्रववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट है। मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, इस वाक्य में साथियों विशेषण क्या है मुझे बताइए। देखिए यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि विशेषण जो है ना ये किस प्रकार का है, ये आपको कुल मिला के बताने। देखिए अगर बात करते हैं साथियों मेरे कुर्ते पैजामे में, ठीक ना, 3.5 मीटर, क्या 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, ये आपसे कुल मिला के यहां पर जो है ना वो साथियों पूछा जा रहा है। अब यहां पर साथियों कई सारे लोग गलती करेंगे। गलती क्या करेंगे साथियों वो भी मैं आपको बता चुका हूं। देखिए मेरे कुर्ते पैजामे में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण क्या है, तो कई सारे लोग साथियों क्या संख्यावाचक विशेषण लगा देंगे जो कि गलत हो जाएगा। आपको साथियों मालूम होना चाहिए कि अगर किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध होता है, क्या अगर किसी वाक्य में किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध होता है तो वहां पर साथियों जो होता है वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, देखिए इस क्वेश्चन को गलत ना समझिएगा, ए ना मानिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। साथियों 1 से 2 सवाल आपके पक्के आते हैं आपके एग्जाम में कि इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द साथियों एक तरीके से स्त्रीलिंग है, बताइए। देखिए हवा कैसे स्त्रीलिंग हो जाएगा, कोयल कैसे स्त्रीलिंग हो जाएगा, शिक्षा कैसे स्त्रीलिंग हो जाएगा, दारा कैसा है, ठीक है ना, तो ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में काल कौन सा है मुझे बताइए। कहा जा रहा है तुम बैठो मैं अभी आया। देखिए भूतकाल नहीं हो सकता ये, क्योंकि वर्तमान बात चल रही, भाई तुम बैठो अभी मैं आ रहा हूं, ये भविष्यकाल भी नहीं होगा। तुम बैठो मैं अभी आया ये वर्तमान काल का वाक्य होगा। यानी कि जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। सिंगार एक तद्भव शब्द होता है। कैसा शब्द होता है, एक तद्भव शब्द होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस तद्भव शब्द को अगर तत्सम शब्द में कहेंगे तो क्या कहेंगे, तो साथियों क्या कहेंगे, श्रृंगार कहेंगे, ठीक है ना, श्रृंगार कहेंगे साथियों। ये आपका बिल्कुल सही जवाब। ये वाला और ये वाला तो सेम ही लग रहा है साथियों, कुल मिला के श्रृंगार होता है सिंगार का तत्सम शब्द। उसके बाद देखिए अगला सवाल है संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग क्या आएगा। तो कुल मिला के साथियों आपको यहां पर बताना है कि आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों क्या आ जाएगा, सम और गम आ जाएगा। यानी कि सम धन गम आ जाएगा और सम कौन सा होगा, हलंत वाला सम आएगा उपसर्ग के रूप में। जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए अग्ग का साथियों विलोम क्या होता है, तो अग्ग का विलोम क्या होता है, विज्ञ होता है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अतिथि का साथियों पर्यायवाची क्या होता है मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए अतिथि की अगर बात करें आगंतुक कहते हैं, क्या कहा जाता है, आगंतुक कहते हैं। यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए तो अतिथि का पर्यायवाची आगंतुक हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि कोटि का अर्थ श्रेणी होता है। कोटि का अर्थ क्या होता है। देखिए दो तरह के यहां पर अगर बात करें साथियों हम लोग, एक तो साथियों कोटि है, कोटि का मतलब क्या होता है भाई, किस कोटि का है, किस श्रेणी का कहते हैं ना हम लोग। उसके अलावा एक कोटि का मतलब और होता है करोड़ भी कहते हैं साथियों कोटि को। तो कुल मिला के इस कोटि का कह लो तो ये आपका यानी कि करोड़ इसका मतलब हो जाएगा कोटि का। उसके बाद देखिए अगला सवाल है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको साथियों क्या कहा जाता है बताइए। तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके साथियों उसको अप्रमेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, अप्रमेय कहा जाता है। आंसर आपका जाना चाहिए बी के साथ। उसके बाद देखिए शब्द प्लस अर्थ यानी कि शब्द धन अर्थ संधि से कौन सा शब्द बनेगा मुझे बताइए। तो कौन सा शब्द बनेगा, शब्द अर्थ बनेगा, नहीं साथियों ये भी नहीं, ये भी नहीं, शब्दार्थ बनेगा। बचपन में आपने साथियों पढ़े होंगे शब्दार्थ। तो कुल मिला के अगर इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि इन दोनों की संधि करेंगे तो साथियों शब्दार्थ बनेगा ऑप्शन नंबर डी में जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाया जाता है मुझे बताइए। तो समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाया जाता है साथियों, समास विग्रह कहलाया जाता है। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों मुझे बताइए। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, साथियों मिश्र वाक्य है मुझे बताइए। देखिए मिश्र का मतलब होता है मिले जुले शब्द। अगर किसी वाक्य में साथियों मिले जुले शब्द आ जाते हैं जैसे कि यद्यपि तथापि, या कह सकते हैं जब और तब, या कह सकते हैं साथियों जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे होते हैं जैसा वैसा, ऐसे करके मिश्रित शब्द आते हैं तो वो वाक्य आपका हमेशा मिश्र वाक्य की श्रेणी में आएगा। उसके बाद देखिए अकल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का साथियों मतलब क्या होता है, तो बुद्धि भ्रष्ट होना हम लोग कहते हैं। यानी कि तेरे तो अकल पर पत्थर पड़ चुके हैं, यानी कि तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। राइट आंसर जिनका सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। गोबर क्या गुड़ गोबर करना, इसका मतलब क्या होगा बताइए, ठीक है, कि भगनाश होना या अच्छा और बुरा एक करना या मजा किरकिरा करना या अच्छी चीज को बुरा कहना। तो मैं कहूंगा भाई तूने तो मजा किरकिरा कर दिया यानी कि तूने तो गुड़ गोबर कर दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान साथियों क्या है मुझे बताइए। चलिए तो ये साथियों कंठ ओष्ठ के अंतर्गत आता है। क्या जो ओ है ना ये साथियों कंठ ओष्ठ के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। देखिए अगर कक्षा की बात करें तो ये एक समूह के अंतर्गत आएगा। यानी कि ये कैसी संज्ञा कक्षा शब्द में हो जाएगी, तो मैं कहूंगा कक्षा शब्द में समूह वाचक संज्ञा हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। साथियों यहां पर अगर मैं बात बताऊं आपको, क्या पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख ले। यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया साथियों क्या होगी बताइए। तो अगर अकर्मक क्रिया अगर मुड़ना है तो इसकी सकर्मक क्रिया मोड़ना होगी। क्या होगी साथियों, मोड़ना होगी। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए
उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग शब्द है, उसको साथियों आपको चुना है, यानी कि इसमें से एक पुल्लिंग शब्द है वो आपको बता। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पानी कैसे है भाई? पानी तो पुल्लिंग हो जाएगा। नदी कैसी है? रोटी कैसी, बकरी कैसी है? ये सभी के सभी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कर्तवाच्य का उदाहरण साथियों मुझे बताइए कि कौन सा इसमें से कर्तवाच्य है, बताइए। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वाक्य में साथियों ने आ जाता है, ठीक है ना, या कर्ता की प्रधानता वहां पर हो जाती है तो वो आपका कर्तवाच्य हो जाता है, या किसी वाक्य में अगर साथियों द्वारा आ जाता है तो वो आपका कर्मवाच्य हो जाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, अब यहां पर देखिए ने आ गया है और यहां पर कर्ता की प्रधानता है, तो मैं कह सकता हूं कि कौन सा वाक्य कर्तवाच्य है? ऑप्शन नंबर ए वाला वाक्य साथियों कर्तवाच्य है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि प्रत्युत्पन्न शब्द में उपसर्ग साथियों क्या है, बताइए। तो यहां पर साथियों उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो अधम का विलोम क्या होता है साथियों? उत्तम होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि अधम का विलोम साथियों क्या होता है? उत्तम होता है। जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अंकलेश का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा? तो अंकलेश का पर्यायवाची यानी कि कुबेर की अगर बात करते हैं तो कुबेर साथियों इसका पर्यायवाची हो जाएगा अंकलेश का। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग होता है, बताइए। चलिए देखिए अगर डोंगरी की बात करते हैं तो साथियों डोंगरी एक ऐसा शब्द है, इनमें से एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ हिंदी में और अंग्रेजी में भिन्न होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसे बुलाया ना गया हो इसके लिए साथियों एक शब्द की अगर बात करें तो देखिए अतिथि तो नहीं होगा, अभ्यागत भी नहीं होगा, अनाहुत होगा, यानी कि आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए संधि विच्छेद मुझे बताइए, यानी कि सही संधि विच्छेद साथियों कौन सी है, बताइए। यानी कि यहां पर विद्यार्थी शब्द की संधि विच्छेद की गई है, तो विद्यार्थी शब्द की जब संधि विच्छेद करते हैं तो विद्याधन अर्थी करते हैं, यानी कि कौन सी सही संधि विच्छेद होगी? ऑप्शन नंबर बी वाली बिल्कुल सही होगी, आपका आंसर भी यही हो जाएगा। कर्मधारय समास का साथियों उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेत पत्र या नीलखंड। तो श्वेत पत्र की अगर बात करते हैं साथियों श्वेत है जो पत्र, ऐसे करके इसमें साथियों कर्मधारय समास है और यही आपका राइट आंसर है सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, बताइए कि अपने हाथ से स्वयं काम करो इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, बताइए। अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से कर कम करो, हाथ से अपना काम करो। देखिए यहां पर अगर बात करें कि जो शुद्ध वाक्य है वो अपना काम स्वयं करो ये होना चाहिए, ना कि साथियों अपने हाथ से स्वयं काम करो ये होना चाहिए। तो कुल मिला के जो लोग भी यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। यहां पर साथियों रेखांकित का मतलब आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि धूल झोंकने का मतलब क्या होता है, बताइए। धूल झोंकने का मतलब क्या? धोखा देना होता है, या उपद्रव करना होता है, या मान न देना होता है, या साथियों घमंड दिखाना होता है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर साथियों नए हैं तो तुरंत साथियों क्या कीजिए, चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब साथियों आपके लिए चंद दिन बचे हैं और मैं आपके लिए साथियों एक ऐसी रणनीति लेकर आया हूं, यानी कि कुछ ऐसी क्लासेस मैं आपके लिए बनाने वाला हूं। उन क्लासेस को अगर आप देख लेते हैं, मेरा मानना है साथियों कि ये समझ लीजिए जो फाइनल लिस्ट होगी ना कांस्टेबल की एग्जाम की, साथियों उस फाइनल लिस्ट में आपका रोल नंबर होगा। बस इतनी बात कहूंगा, उससे ज्यादा साथियों मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो अब कुछ क्लासेस आपको ऐसी दी जाएंगी कि जिसमें से पेपर आपको साथियों हूबहू लगभग वैसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और जो भी आपको साथियों क्लासेस दी जाए उन क्लासेस को आप साथियों डेली देखा करिए, जो भी आपको दिया जाए डेली, ठीक है ना। देखिए धूल झोंकने का मतलब धोखा देना होता है, तो कुल मिला के जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अंजर पंजर ढीले करना, कहते हैं भाई मेरे तो अंचर पंजर ढीले होगा, इसका मतलब क्या होता है? पिंजरे की मरम्मत करना नहीं, पिंजरा खाली करना नहीं साथियों, बुरी तरह मारना, ठीक है ना, बुरी तरह मारना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंचर पंजर ढीले होने का मतलब अलग होता है और अंचर पंजर ढीले करने का मतलब अलग होता है, ठीक है ना। तो बुरी तरह मारना यानी कि अंचर पंजर मैंने तो ढीले कर दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उसने तो मेरी आंखें खोल दी। यहां पर साथियों रेखांकित मुहावरे का मतलब आपसे पूछा जा रहा है। तो आंखें खोलने का मतलब क्या होता है? भ्रम को दूर करना, बिल्कुल। किसी बात पर ध्यान न देना नहीं, स्वागत के लिए राह देखना नहीं, अंधकार दूर करना नहीं साथियों, मैं कह सकता हूं कि भ्रम को दूर करना यानी कि आंखें खोलना एक तरीके से कहा जाता है। खटाई में पड़ना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। तो निर्णय ना कर पाना, यानी कि निर्णय ना होने को क्या कहा जाता है? खटाई में पड़ना कहा जाता है। उसके बाद देखिए बुद्ध को क्या, अब साथियों यहां पर सामान्य ज्ञान के आपके क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब अगर बात करते हैं साथियों यहां पर 33 सवाल आपके लिए लिए गए हैं, ठीक है। हिंदी के 33 सवाल लिए गए थे, 37 नहीं। अब उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति साथियों कहां पर हुई थी? तो बोधगया में हुई थी, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता कहा जाता है, ये किसके दरबार में साथियों कवि थे? तो ये तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे, आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर 36वें नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में
मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? बताइए। तो अगर बात करें साथियों औरंगजेब आपका राइट आंसर होगा, यानी कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। उसके बाद देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के साथियों चेयरमैन कौन रहे? तो अगर बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन रहे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे थे। उसके बाद देखिए कि भारत सरकार के मुख्य विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो जो महान्यायवादी होते हैं ना भारत के साथियों, वही भारत सरकार के मुख्य विधि अधिकारी होते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत का जो 52वां संविधान संशोधन था ये किससे संबंधित था साथियों? ये दल बदल से संबंधित था। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में, ये बहुत पूछा जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून का होता है। कौन सा साथियों? 21 जून का दिन जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उसके बाद देखिए भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से कितने किलोमीटर तक समुद्र में फैली हुई है? तो साथियों कितने किलोमीटर तक, मैं कहूंगा कितने, एक तरीके से साथियों तो 12 समुद्री मील तक जो है ना वो आप लोग ध्यान रखेंगे समुद्र में फैली हुई है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो अगर बात करते हैं साथियों भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहां पर कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? तो मैं कहूंगा कि कर्नाटक है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए कि भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों भूरी क्रांति की, तो आपको भी याद रखना है, मालूम होना चाहिए कि उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि की अगर बात करते हैं इस पर साथियों केंद्रित है भूरी क्रांति, यानी कि उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है ये भूरी क्रांति। उसके बाद देखिए अवमूल्यन का मतलब क्या होता है साथियों? कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा कि अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना नहीं, चल पूंजी नहीं, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, बिल्कुल साथियों इसको ही क्या कहा जाता है? अवमूल्यन कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछी जा रही है। बताइए। देखिए कार्य, स्थितिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये एक तरीके से सब जो है ना ये अदिश राशियां हैं, लेकिन बल की अगर बात करते हैं ये साथियों सदिश राशि है, तो ये सबसे अलग आपकी हो जाएगी। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो जो कैडमियम है ना साथियों ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर होगा। एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? मुझे बताइए। यानी कि एक ऐसा प्राणी जो एक समय में दोनों तरफ देख सकता है, तो वो साथियों गिरगिट होता है ना। गिरगिट की अगर बात करें एक समय, मान लीजिए अगर वो इधर देख रहा है ना तो उसको इधर का भी दिखता है और इधर का भी दिखता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है तो उसका जो प्लीहा एक तरीके से अंग होता है बॉडी का, इसका ये प्रभावित होता है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों किस राज्य में है? मुझे बताइए। तो ये कर्नाटक में है। ये कहां पर है? दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। उसके बाद देखिए संगीतकार इनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ये किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो ये साथियों शहनाई वादक हैं। क्या? यानी कि शहनाई से इनका संबंध है बिस्मिल्लाह खां का। ये आपसे कई बार सवाल भी पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों एस विजय लक्ष्मी का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला, इनका नाम विजय लक्ष्मी था। उसके बाद देखिए संवेदना हेल्पलाइन किस आयोग ने शुरू किया था? तो साथियों किस आयोग ने शुरू किया था? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा ही संवेदना हेल्पलाइन ये जो है ना ये शुरू किया गया था साथियों, ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए 24वें जैन तीर्थकर या कह सकते हैं अंतिम तीर्थकर कौन थे? देखिए जो 24वें तीर्थकर थे ना जैन धर्म के, यही अंतिम तीर्थकर थे और इनका नाम क्या था साथियों? महावीर स्वामी इनका नाम था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों अभी की अगर बात करें, अभी तो हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस भी देखेंगे, उसके अलावा मैथ के क्वेश्चंस भी साथियों यहाँ पर देखने वाले हैं। अभी हम लोग हिंदी देख चुके हैं, सामान्य ज्ञान अपनी चल रही है, लगभग 75 क्वेश्चंस तक देखेंगे। उसके बाद रीजनिंग के टॉप लेवल के क्वेश्चन और मैथ के टॉप लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तुलुव राजवंश की स्थापना साथियों किसने की थी? तो वीर नरसिंह इनका नाम है और वीर नरसिंह के द्वारा ही तुलुव राजवंश की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो साथियों किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? टीपू सुल्तान ने साथियों फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। आप सभी लोगों को याद रखना है क्योंकि ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना, इसके तहत आता है। यानी कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये तो एक मौलिक अधिकार है। क्या है साथियों? ये एक मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए साथियों भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकार निम्नलिखित में से कौन होता है? बताइए। तो कौन होते हैं साथियों? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? बताइए। तो जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं साथियों? राष्ट्रपति करते हैं। यानी कि आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी की भूपरपटी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित करना है। किसको किसको साथियों गठित करना है आपसे पूछा जा रहा है। तो सिलिकॉन और, ठीक है ना, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से गठित होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे जो पृथ्वी की भूपरपटी का प्रमुख अंश होता है मुख्य रूप से सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से गठित होता है। उसके बाद देखिए नदी द्वीप कौन है? मुझे बताइए। देखिए माजुली नदी द्वीप का नाम आपने सुना होगा, तो ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ की फसल है साथियों? बताइए। क्या पूछा गया साथियों यहाँ पर? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली नदी द्वीप है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर।
क्या हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ की फसल है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों कि यहाँ पर कौन सी खरीफ की फसल है, ठीक है ना। देखिए ये तीनों नीचे वाली जो है ना ये रबी की फसल है, लेकिन कपास की अगर बात करते हैं तो ये खरीफ की फसल हो जाएगी। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है। अब अगर बात करें भंडारण सुविधा की कमी, ये तो कृषि विपणन का मुख्य दोष है। परिवहन की कमी, ठीक है ना, ये भी एक तरीके से है। अनुकूलन मंडी ये नहीं है साथियों, दोष नहीं है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब साथियों कितना है, ये आपको कुल मिला के यहाँ पर बताना है। तो 28% है, ये आपको भी साथियों मालूम होना चाहिए। आंसर यहाँ पर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, ये गेंद कहां गिरेगी, ये सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है। तो यात्री के हाथों में गेंद गिरेगी। अगर स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी है, यानी कि रेलगाड़ी चल रही है, उसमें एक बैठा यात्री है और वो ऊपर की तरफ, वो यात्री ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, तो वो गेंद पता कहां गिरेगी, वो यात्री के ही हाथ में गिरेगी। अब अगर मान लीजिए 3 सेकंड के लिए गेंद ऊपर गई या 2 सेकंड के लिए ऊपर गई या 1 सेकंड के लिए ऊपर गई, अब आदमी तो आगे बढ़ जाएगा, तो क्या आदमी अगर मान लीजिए यहां से यहां पर आ गया तो गेंद क्या यहीं पर गिरेगी, नहीं साथियों, गेंद भी साथ में गिरेगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है सार्वजनिक आपूर्ति के लिए पानी का पीएच मान एक तरीके से आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो सार्वजनिक आपूर्ति के लिए पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है साथियों, तो 6.5 से लेकर 8.5 के बीच होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है। तो अगर डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो डिक्टो आंसर भी लिखा होगा एडा, और एडा आपको लगा के आगे बढ़ जाना है बस। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, यानी कि कौन सा रोग जीवाणु से होता है साथियों, तो जो कुष्ठ रोग होता है ना, ये जीवाणु जनित रोग है, यानी कि ये जीवाणुओं से द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा साथियों होता है। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। यानी कि अगर ये डायरेक्ट साथियों आपके एग्जाम में सवाल आ जाए तो आप पता क्या लगाएंगे, आपको साथियों यहां पर क्या लगाना चाहिए मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, एक बार मुझे यहां पर आप लोग बता दीजिए। चलिए, तो ग्रीन हाउस प्रभाव या साथियों अगर बात करें वैश्विक तापन या ओजोन रिक्तीकरण या आबादी बढ़ना, तो ये साथियों वनों की कमी, नगरीकरण, प्रदूषण का बढ़ना, ये सभी साथियों किस कारण से है, ये आबादी बढ़ने की वजह से है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है, सिंपल सा प्रश्न है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर साथियों कौन है, तो वीरेंद्र सहवाग है। ये अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो वीरेंद्र सहवाग आपको बता देना है। अब साथियों यहां पर अगर आप लोग बात करते हैं कि रीजनिंग के सवाल आपके यहां पर शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना, कौन से सवाल आपके शुरू हो चुके हैं साथियों, रीजनिंग के यहां पर सवाल शुरू हो चुके हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देखेंगे और देखेंगे कि आपका लेवल साथियों कितना है, यानी कि रीजनिंग के सेक्शन में आपका लेवल कितना है। तो एक निश्चित कूट भाषा में सिंपल यानी कि SIM PLE को क्या लिखा जाता है, 631549 लिखा जाता है। उसके अलावा PLOUGH को क्या लिखा जाता है, 547028 लिखा जाता है। तो SLEEP को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए कभी भी अगर 2 शब्द आपको दे, 1 और 2, और उनके साथ साथ नंबर भी दे और तीसरा शब्द आपसे पूछे, तो 100% ये होता है कि S का कोड यहां पर लिखा होगा, जिसके S यहां पर लिखा है ना, तो S का कोड लिखा हुआ है 6 है, यानी कि S का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। P का कोड देखिए जरा, P साथियों ये है, P का कोड 5 है, यानी कि P का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक ऐसा ऑप्शन 6 और 5 वाला, 6 वाला और 5 वाला, नीचे जरा करिए 6 और 5, यानी कि साथियों यही है इकलौता क्या, तो 6 और 5 साथियों सिर्फ और सिर्फ इसमें है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप मैचिंग करोगे तब भी यही आंसर निकलेगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, जॉन ने अपने दोस्त को एक महिला से परिचय कराते हुए कहा क्या। अब यहां पर अगर साथियों बात करते हैं हम लोग क्या कि जॉन ने अपने दोस्त को एक महिला से परिचय कराते हुए कहा कि वह जो है ना, वह उसकी पत्नी, यानी कि किसकी, जॉन की पत्नी के पिता, जॉन की पत्नी के पिता कौन हो जाएंगे, जॉन के ससुर जी हो जाएंगे। ससुर जी की दूसरी बेटी, यानी कि वो कौन हो जाएगी, साली हो जाएगी, यानी कि जॉन की वो कौन है, वो साली है। तो कहने के वो महिला जॉन की कौन होगी, यानी कि जॉन एक तरीके से उसको क्या कहेगा साथियों, तो साली कहेगा। तो मैं कह सकता हूं कि साली कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है। तो यही आपका साथियों क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कथन आपके सामने है और निष्कर्ष आपके सामने है। कथन को आपको पढ़ना है और बताना है कि कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं और कौन कौन से निष्कर्ष गलत है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, कहा गया है कि सभी बिस्किट बाजरा हैं, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या आपके हो जाएंगे, ये आपके बिस्किट हो जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा बना ले, क्या करें, थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं। यहां पर 1 सेकंड रुकिए, चलिए थोड़ा सा साथियों बड़ा बना लिया, और कहा यहां पर क्या कहा गया है, 1 सेकंड, चलिए तो कहा क्या गया है साथियों के सभी बिस्किट की बात चल रही है कि सभी बिस्किट बाजरे हैं। तो ये सभी बिस्किट जो हो जाएंगे साथियों वो क्या हो जाएंगे, वो एक तरीके से यहां पर बाजरे हो जाएंगे। और कहने के सभी बाजरा अनाज हैं, तो सभी बाजरा क्या हो जाएंगे साथियों, सभी बाजरा आपका ये अनाज हो जाएंगे। अब निष्कर्ष को पढ़िए साथियों के सभी बिस्किट अनाज है, क्या सभी बिस्किट अनाज हैं, सभी बिस्किट अनाज है, ये बात तो बिल्कुल सही है। सभी अनाज बाजरा है, भाई सभी अनाज बाजरा कैसे हो सकता है, ठीक है ना।
इतने अनाज बाजरा होंगे, ये अनाज थोड़ी ना भाई बाजरा हो जाएंगे, तो कुल मिला के गलत हो जाएगा। यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर पढ़िए और बताइए। देखिए यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करें, कथन में लिखा हुआ है, क्या कथन में लिखा हुआ है कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। अब निष्कर्ष आपको पढ़ना है और बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। कहने कि जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वो शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। हो सकता है अब यहां पर साथियों शायद लगा है, अगर ये लिखा होता कि जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वो अंदर से अच्छी नहीं होती तो वो गलत हो जाता, लेकिन यहां पर शायद लगा है तो इसलिए ये आपका सही हो जाएगा। हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल साथियों, अगर कोई व्यक्ति है वो अगर बनावटीपन उसका आचरण है तो साथियों उसके पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं की जा सकती। ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि दोनों निष्कर्ष आपके सही हैं, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगी। तो यहां पर साथियों कथन आपका लिखा हुआ है और यहां पर साथियों धारणा आपकी लिखी हुई है। तो यहां पर अगर बात करें, इसको मैं थोड़ा सा साथियों छोटा कर लेता हूं, एक सेकंड रुकिए आप। चलिए इसको मैंने साथियों थोड़ा सा ये ऊपर चला गया है, ठीक है। ये वाला है, ये वाला है, ठीक है ना। तो देखिए इतनी की अगर बात करते हैं, पहले आगे अभी अगर वो पढ़ लिया जाए कि हम ऐसे समय में, क्या ऊपर भी कोई लाइन है? नहीं, ऊपर कोई लाइन नहीं है। देखिए लिखा हुआ है यहां पर साथियों, हम ऐसे समय में, इसमें कुछ मिस्टेक है क्या साथियों? हम ऐसे समय में रह रहे हैं, बिल्कुल हम कैसे समय में रह रहे हैं जब पर्यावरण खतरे में है। ये बात तो बिल्कुल सही है, इसलिए इसे सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है। ये बहुत शानदार कथन था। अब धारणाओं को पढ़िए और बताइए कौन सी धारणा सही है कौन सी धारणा साथियों गलत है। आपको बताना है कि हमें स्वस्थ समस्याओं को रोकने ठीक है ना, हमें स्वस्थ समस्याओं को रोकने, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने, ठीक है ना, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और हमारे बच्चों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखने में मदद के लिए पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता। ये बात तो बिल्कुल सही है साथियों, ठीक है ना। तो ये वाला आपका धारणा सही हो जाएगी। प्रदूषण न केवल स्वस्थ देखभाल पर खर्च बढ़ाता है बल्कि काम करने की क्षमता भी कम करता है। प्रदूषण न केवल स्वस्थ देखभाल पर खर्च बढ़ाता है, प्रदूषण जो है ना, कहाँ यहाँ पर साथियों कहा क्या जा रहा है आपसे कि प्रदूषण जो है न सिर्फ सिर्फ स्वस्थ देखभाल पर खर्च बढ़ाता है बल्कि काम करने की क्षमता में भी साथियों काम करने की क्षमता भी कम करता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें जो आपका सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। यानी कि इस कथन के अकॉर्डिंग साथियों जो धारणा सही है वो कौन सी अंतर्निहित है? फर्स्ट वाली अंतर्निहित है। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि केवल धारणा एक अंतर्निहित है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। साथियों इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए, ठीक है, तो आपको देखने में और ज्यादा जो होगी वो आसानी होगी। चलिए ठीक है ना। देखिए अब यहां पर साथियों क्या कहा गया है कि आपको साथियों यहां पर प्रश्न आकृति में अगर बात करते हैं, यहां पर आपको जो आकृतियां दिखाई दे रही हैं, जैसे कि एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, दो तो ट्रायंगल टाइप की, एक सर्किल है और एक साथियों वर्ग है। तो आपको बताना ऐसा कौन से ऑप्शन में साथियों ना आपको नजर आ रही है आकृति। देखिए यहां पर सर्किल है ना, लेकिन यहां पर सर्किल नहीं है तो ये नहीं होगा। उसमें चारों होना चाहिए। क्या उसमें साथियों चारों होना चाहिए? ये आपको एक तरीके से यहां पर बताना है। अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, अगर हम साथियों इसको देखें तो इसमें भी सभी सारी आकृतियां नहीं है। ये वर्ग की अगर बात करें, मान लीजिए साथियों ये एक वर्ग हो जाएगा और इसमें एक इस टाइप का ट्रायंगल है और एक इस टाइप का ट्रायंगल है, दोनों अलग अलग ट्रायंगल, लेकिन इसमें साथियों नहीं है और इसमें भी नहीं है। अगर हम इसकी बात करें, ये जो आपका आयत है ये आपका एक साथियों पूरा आयत हो जाएगा ये, ठीक है। और जो सर्किल है वो तो आपको दिख रहा है, यानी कि ये मिल गया, ये मिल गया। इसको देखिए, इसकी अगर साथियों बात करेंगे, देखिए अगर इसकी बात करें इस वाले की तो ये आपका ये रहा, ठीक है, ये रहा। और अगर इस वाले की ट्रायंगल की बात करें तो ये साथियों ये बन जाएगा, ठीक है ना, ये वाला ये बन जाएगा। तो कुल मिला के मैं कहूंगा कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब ऑप्शन नंबर ए कहां पर लिखा हुआ है? इस वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। हाँ ये आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए कि उस विकल्प का आपको चयन करना है जो नीचे दिए गए जोड़े जैसा संबंध दर्शाता हो। जैसे कि मान लीजिए न्यूनतम का यहाँ पर क्या हो गया है? अधिकतम हो गया है। तो ये एक दूसरे से साथियों क्या है? एक दूसरे से एक तरीके से अगर बात करें तो विलोम आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपको साथियों वही चीज ढूंढ कर बताना है कि न्यूनतम सबसे कम, अधिकतम सबसे अधिक। उसी प्रकार से सबसे खराब, सबसे अच्छा, या खुश या प्रसन्न नहीं, पहला दूसरा नहीं साथियों, दुखी क्रोधित नहीं साथियों। तो मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होना चाहिए वो
ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि यदि ट्रैक्टर को 14 लिखा जाता है, ट्रॉली को 14 लिखा जाता है, तो साथ स्कूटर को क्या लिखा जाएगा बताइए। यहां पर कितने लेटर हैं जरा काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर हैं, तो ये 7 का डबल आया है, तो कुल मिला के 7 का क्या कर दो, दुगना कर दो, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना 1 2 3 4 5 6 7, ये भी साथियों 7 आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी साथियों डबल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है, तो साथियों 7 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 14 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए साथियों और बताइए कि यहाँ पर आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए, तो अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करें कि यहां पर आप कैसे क्या आंसर हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है, नाखून, बाल, मुहासे या पैरों का अंगूठा, क्या साथियों एक समूह से संबंधित नहीं है। अगर बात करें, देखिए नाखून एक हमारे शरीर का अंग है, बाल भी हमारे शरीर का अंग है, पैर का अंगूठा भी हमारे शरीर का अंग है, लेकिन मैं कहूंगा मुहासे हमारे शरीर का अंग थोड़ी ना है साथियों, ये तो कुछ समय के लिए आते फिर चले जाते। तो सबसे विषम कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी वाला है, और ऑप्शन नंबर सी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। चलिए साथियों इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा। सबसे पहले देखिए सी आया है, ठीक है, यानी कि 3, उसके बाद डी 4 पर होता है, एफ 6 पर होता है, आई 9 पर होता है। अब देखिए यहां पर साथियों 1 बढ़ाया गया है, यहां पर 2 बढ़ाया गया है, यहां पर 3 बढ़ाया गया है, तो जाहिर सी बात है यहां पर 4 बढ़ाएंगे तो 9 4 होता है 13, और 13 पर आता है साथियों एम, यानी कि इस यहां पर कौन सा आ जाएगा, लेटर एम आ जाएगा, और एम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर भी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपका आंसर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा बताइए। यहां पर कहा गया है कि नीना सुबह सूर्य की विपरीत दिशा में साइकिल चलाना शुरू करती है। अब अगर बात करते हैं साथियों, सूर्य निकलता है पूरब की दिशा से, ठीक है, ये पश्चिम दिशा, यानी कि सूर्य के निकलने की विपरीत दिशा में साइकिल चला रही है, यानी कि वो इधर को जा रही है। तो मान लेते हैं साथियों वो किधर को जा रही है, वो इधर को जा रही है, यानी कि फिर वह बाईं ओर मुड़ती है, यानी कि उल्टे हाथ पर मुड़ती है, और 1 किलोमीटर चलती है, 1 किलोमीटर चला दिया, उसके बाद 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ती है। किधर मुड़ती है साथियों, बाएं ओर मुड़ती है, यानी कि एक तरीके से अगर बात करें उल्टे हाथ पर मुड़ती है, उल्टे हाथ पर मुड़ गई, ठीक है, यानी कि अब वो किस दिशा में चल रही है साथियों, वो अब किस दिशा में जा रही है, वो तो आप साथियों किस दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा में जा रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, पूर्व हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कि जयंत ने अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय अपने पत्नी, यानी कि जयंत है वो अपने दोस्त से कह रहा है कि कोई मान लीजिए आदमी है, ये कोई आदमी है, तो कह रहा है कि जयंत कह रहा है अपने दोस्त से कि उस आदमी का परिचय करा रहा है, कह रहा है कि अपने पत्नी के, क्या अपने पत्नी के पिता, यानी कि ये अपनी बात कर रहा है अपनी पत्नी, इसकी पत्नी के पिता कौन होंगे, इसके ससुर होंगे, ससुर के बेटे कौन होंगे साथियों, साले होंगे। तो मतलब ये एक तरीके से क्या है, साले के रूप में, यानी कि ये जो आदमी है ये क्या है, एक तरीके से साले के रूप में साथियों कहा जा रहा है। तो यहां पर आदमी जयंत का क्या होगा साथियों, तो आदमी जयंत का क्या होगा, एक तरीके से साला बहनोई की अगर बात करें, तो आंसर की अगर बात करें, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें कि कथन आपके सामने है और निष्कर्ष आपके सामने है। कथन को पढ़िए कि नैना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। बिल्कुल, नैना सुनीता को देख रही है और इसकी तारीफ कर रही है। अब साथियों निष्कर्ष को आपको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए, सुनीता नैना की तुलना में अधिक सुंदर है, क्या सुनीता नैना की तुलना में अधिक सुंदर है, मतलब यहां पर सुनीता को ज्यादा खूबसूरत बताया गया है, क्या सुनीता को ज्यादा खूबसूरत बताया गया है, नैना को कम सुंदर बताया गया है। लेकिन यहां पर नैना सुनीता को देखती है, ठीक है ना, नैना जो है ना ये सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है, और सुनीता नैना की तुलना में, ठीक है, अधिक सुंदर है। चलिए उसके बाद कह रहे हैं कि सुनीता के पहनावे की शैली से नैना प्रभावित है। चलिए एक बार और जरा ध्यान से पढ़ेंगे साथियों तो आपको मालूम पड़ेगा। देखिए कथन की अगर बात करते हैं, फिर इसको मैं डिलीट कर देता हूं, हटा देता हूं सारी चीजों को, ठीक है ना, इन सारी चीजों को साथियों जब मैंने हटा दिया, और अगर फिर दोबारा से पढ़ेंगे कि नैना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है, तो मैंने यहां पर साथियों लिखा था कि सुनीता ज्यादा सुंदर है, नैना कम है। देखिए ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं ऐसा हो, क्या पता एक ज्यादा खूबसूरत वाली लड़की कम खूबसूरत वाली लड़की की भी प्रशंसा कर सकती है, हो सकता हो नैना ज्यादा सुंदर हो सकता हो सुनीता ज्यादा सुंदर हो, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हो निष्कर्ष में सुनीता नैना की तुलना में अधिक सुंदर। देखिए कथन को पढ़ के हमें यह नहीं मालूम पड़ रहा है कि कौन ज्यादा सुंदर है। अरे भाई क्या पता नैना ज्यादा सुंदर हो, वो सुनीता कम उसकी तारीफ कर रही हो कि भाई तुम अच्छी लगती हो, ठीक है, तो इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि नैना की तुलना में अधिक सुंदर कौन है, तो ये गलत हो जाएगा। सुनीता के पहनावे की शैली से नैना प्रभावित है, तो जरूरी नहीं ऐसा भी है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पता है, क्या पता उसकी सूरत अच्छी है या क्या पता उसका पहनावा अच्छा है, क्या अच्छा है, तो कुल मिला के ये भी हम लोग नहीं कह सकते। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर कोई निष्कर्ष नहीं सही साथियों लग रहा है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ना तो एक और ना ही दो कथन अनुसरण करते हैं, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कथन आपके सामने है,
ठीक है ना। कथन आपके सामने है साथियों और अवधारणा भी आपके सामने है, ठीक है। दोनों अवधारणाएं दिख रही हैं और साथियों कथन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, पूरा सवाल आपको दिख रहा है। कथन को जरा पढ़िए और देखिए क्या क्या यहाँ पर सही है। देखिए, प्रधानाध्यापिका ने शुल्क संरचना पर चर्चा करने के लिए सभी अभिभावकों और शिक्षण कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई है, ठीक है ना। यहाँ पर साथियों कह रहा है शुल्क संरचना का पुनर्निर्माण करने की योजना है, ऐसा है क्या। सामान्य सहमति तक पहुंचने के लिए बैठक बुलाई गई थी, ऐसा है क्या। तो कुल मिला के अगर बात करें, देखिए कथन के अनुसार साथियों ये भी सही लग रहा है और ये भी सही है, तो मैं कहूंगा कि 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है, यानी कि दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब साथियों यहाँ पर मैथ के क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए। मैथ का यहाँ पर क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में प्रॉन्जॉय, क्या ये साथियों मान लेते हैं इसका नाम जॉय है, एक लड़का है, इसने 272 अंक प्राप्त किए हैं एक परीक्षा में, और कह रहे हैं ये जो 272 अंक प्राप्त किए हैं जो कि 64% अंक प्राप्त करने के बराबर है। तो कह रहे हैं कि परीक्षा में कितने अंक की थी, तो यहाँ पर कहा गया है कि 64% अगर 272 के बराबर हैं तो परीक्षा कितने अंक की थी साथियों। परीक्षा हमेशा 100% अंक की होती है, तो जब 64% की वैल्यू दे रखी है 272, तो 100% की वैल्यू निकाल लो, यही आपसे पूछा जाएगा। ये 1% की वैल्यू आ जाएगी, 100% की निकालना है तो 100 से गुणा करा दो साथियों। अब अगर बात करते हैं 8 8 64, 8 का 8 16, 8 3 साथियों 24 हो जाएगा, 25 26 27 यानी कि 3 आ जाएगा, 8 चौका आपके 34 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो गया साथियों, ये 8 चौको 32 आपका हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसको कट करोगे 2 से 17 आएगा, गुणा 100 लग जाएगा, ये कट होगा साथियों 4 आ जाएगा, इसको इससे कट करोगे 25 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 17 और 25 की आपको गुणा कराना है, ठीक है ना। 17 पंजे 85 हो जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा, 5 12 यानी कि 425 आपका जो होगा ये परीक्षा में परीक्षा कितने अंक की थी, तो साथियों 425 अंक की थी। आंसर जिनका ए है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि एक व्यक्ति 16,800 में 18 खाट बेचकर, क्या लिखा हुआ है, बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि आखिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कैसे क्या साथियों यहां पर होगा। देखिए कहा गया है कि 16,800 में एक व्यक्ति में 18 खाट बेचता है, मतलब 18 खाट उसने इतने रुपए में बेच दी है और 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर वो लाभ भी साथियों ले लेता है। तो कहने के एक खाट का क्रय मूल्य कितना, यानी कि एक खाट को उसने कितने रुपए में खरीदा है। तो विक्रय मूल्य मतलब बेचा है और क्रय मूल्य मतलब जिस दाम में उसने खरीदा है। तो यहां पर साथियों मान लेते हैं कि एक खाट का क्रय मूल्य कितना है, x है। तो एक खाट का क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, मान लीजिए एक खाट का क्रय मूल्य कितना है, x है, ठीक है ना। तो अगर बात करें साथियों 18 खाट का विक्रय मूल्य यहां पर क्या बताया गया है, देखिए यहां पर 18 खाट का एक तरीके से जो मूल्य बताया गया है साथियों वो क्या बताया गया है। अगर बात करते हैं साथियों 18 खाट का क्रय मूल्य, 18 खाट का क्रय मूल्य प्लस क्या साथियों यहां पर प्लस आ जाएगा, और प्लस अगर बात करते हैं 3 खाट का क्रय मूल्य, 3 खाट का क्रय मूल्य, ये बात आप समझ गए। यानी कि जो 18 खाट का एक तरीके से साथियों जो विक्रय मूल्य, 18 खाट का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है साथियों, वो एक तरीके से अगर बात करते हैं 16,800 है। अब ये पता 16,800 किसके बराबर, इसमें यानी कि 16,800 में 18 खाट का क्रय मूल्य, यानी कि 18 खाटों को जितने में खरीदा है वो भी है, और जो प्रतिशत हुआ है 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर वो भी है, ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों मैं कह सकता हूं मैंने एक खाट का क्रय मूल्य कितना माना था, x माना था। तो 18 खाट का क्रय मूल्य यानी कि 18x और 3 खाट का क्रय मूल्य यानी कि 3x, यानी कि टोटल 21x ये साथियों हो गया। अब x का मान जरा निकालिए, क्या आएगा यहाँ पर 16,800 बटे 2100, ठीक है। 7 से कटेगा साथियों, 7 21, 7 दूना 14, 7 चौक 28, यहाँ पर डबल जीरो हो जाएगा, 7 7 3 7 21, 3 8 24 आपका 800, यानी कि x का जो मान निकलेगा साथियों वो 800 निकलेगा। तो हमने एक खाट का क्रय मूल्य कितना देखा था, x देखा था, और x क्या है साथियों एक खाट का क्रय मूल्य है, तो यही 800 ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपकी ये लाइन समझ में आ गई साथियों तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखिए 16,800 में उसने 18 खाट बेची है, ठीक है ना, और 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ भी हुआ है। तो जो 18 खाट का विक्रय मूल्य है वो एक तरीके से ये कितना होगा 16,800 है, इसमें 18 खाट का क्रय मूल्य भी है और 3 खाटों का क्रय मूल्य भी है। ये तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 21 खाटों का क्रय मूल्य हो जाएगा। एक क्रय मूल्य एक खाट का जो क्रय मूल्य है वो हम मान लेते हैं x है, यानी कि 21x बराबर 16,800, x का मान निकाल लो तो वो एक खाट का क्रय मूल्य आपका निकल आएगा। आंसर आपका जाएगा 800 के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि नेहा ने 30% छूट पर 1300 में एक पुस्तक खरीदी और इसे 30% लाभ पर बेच दी, उसे कितना प्रॉफिट होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें, नेहा ने 30% छूट पर 1300 रुपए में एक पुस्तक खरीदी, ठीक है, यानी कि 1300 रुपए में एक पुस्तक खरीदी गई है और कह रहे हैं कि 30% लाभ पर उसे बेचना है, ठीक है। 30% लाभ पर अगर साथियों इसको बेचें यानी कि 130% में बेचेंगे। इसको लिया कितने का था साथियों, 1300 का इसने लिया था। अब देखिए बेच कितने का रही है, 30% लाभ के साथ, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 13 की 13 से गुणा करेंगे 169 आ जाएगा, और यहाँ पर साथियों क्या है, यहाँ पर साथियों 1 जीरो है तो ये लग जाएगा, यानी कि खरीदा था 1300 में, बेच रही है 1690 में। तो कितना साथियों उसने कमाया, कितना इसको प्रॉफिट हुआ, तो इसमें से साथियों माइनस कर दीजिए 90 और 3, यानी कि 390 का उसको क्या होगा साथियों लाभ होगा, और 390 आपका कहां पर, ऑप्शन नंबर बी में है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर देखिए, और यहां पर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए। देखिए
यहां पर साथियों अगर बात करें कि एक मिश्र धातु में सोना भी है और चांदी भी है, ठीक है ना, लेकिन इनका अनुपात जो दे रखा है वो अगर मान लेते हैं साथियों सोना, दो चीजें हैं यहां पर, सोना है और चांदी है। क्या है? सोना है और चांदी। अगर सोना 17x है तो चांदी कितनी है साथियों? चांदी 3x है, ये यहां पर बताया गया है। अच्छा, कहने की यदि मिश्र धातु में चांदी जो है ना वो कितनी है साथियों? 2.7 ग्राम है, ठीक है। तो मिश्र धातु में सोने का वजन क्या होगा? देखिए चांदी यहां पर बताई गई है 3x है और यहां पर बता दिया गया चांदी जो है वो 2.7 ग्राम है, यानी कि 3x की वैल्यू 2.7 है, तो x की वैल्यू साथियों कितनी हो जाएगी? 2.7/3 हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 3 नियम 27, लेकिन साथियों पॉइंट आ जाएगा एक नंबर, यानी कि x बराबर 0.9 आया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोने का वजन कितना है तो सोने का वजन 17x है, 17x है और x की वैल्यू हमें पता चल गई है साथियों कितनी है, एक तरीके से 0.9 है। तो बस साथियों इसको आप क्या करा लो, इसको आप कैलकुलेट करा लो। 17 नीम कितना होता है? 153 होता है, तो मैं कहूंगा 153। अच्छा, पॉइंट लगा है एक नंबर के बाद, पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 15.3 ग्राम ये क्या हो जाएगा? ये सोने का वजन हो जाएगा, क्योंकि चांदी का वजन अगर 2.7 ग्राम है तो सोने का वजन 15.3 ग्राम होगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आज की इस क्लास का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर यहां पर क्या होगा। थोड़ा सा घुमाया गया इस सवाल को, लिखा गया मेदिनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है, कह रहे जबकि यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। जैसे कि मान लीजिए दो लोग हैं यहाँ पर, कौन कौन है? एक तो मेदिनी है और एक कौन है साथियों? एक यूकी है। मेदिनी को एक दीवार को पोतने में 16 दिन का समय लगता है और कह रहे हैं कि यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 16 3 48, यानी कि अगर कोई काम मेदिनी 16 दिन में कर रहा है तो यूकी 48 दिन में करेगा। तो कह रहे हैं कि यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वो कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर लेंगे। पहले हम ये निकाल ले रहे हैं कि अगर वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो साथियों हम अगला स्टेप क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर लेते हैं जो कि इसके पहाड़े में भी आ जाए 16 के और 48 के पहाड़े में भी आ जाए। अब देख लेते हैं कितने कितने बार में आता है। 16 एकम 16, 16 3 48। अब ये पता क्या है? ये टोटल काम है। ये क्या है साथियों? ये टोटल काम है, यानी कि टोटल काम है। और ये 1 और ये 3 क्या है? मेदिनी अगर एक दिन में 1 काम कर रहा है तो यूके साथियों एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक है ना। एक सेकंड, यहां पर कुछ गलत हो गया, एक चीज गलत क्या होगा ये मैं आपको बता दूं। यहां पर साथियों क्या आएगा? देखिए, अरे भाई 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48 आएगा और 48 एकम 48 आएगा। वही तो मैं कहूं कि यूके तो ज्यादा समय ले रहा था, कम समय कैसे लेने लगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अगर बात करते हैं मेदिनी अगर 3 काम करता है एक दिन में तो यूके 1 काम करेगा। अब टोटल काम कितना है? टोटल काम है 48, और अगर ये तीन काम करता है मेदिनी, ये 1 काम करता है, तो अगर टोटल एक दिन में दोनों लोग मिलकर कितना काम करेंगे? 4 काम करेंगे, यानी कि 48 काम को साथियों 12 दिन में निपटाएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो 12 दिनों में वो पूरी दीवार पेंट करते हैं। अरे भाई, तो 12 दिनों में पूरी दीवार पेंट करते हैं तो आधी दीवार जाहिर सी बात है 6 दिन में वो लोग पेंट करेंगे। तो इसका आंसर जो होगा ना वो 6 दिन के साथ जाएगा, और 6 दिन कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। यानी कि जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, मैं कहूंगा कि आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे।